अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की लीडिंग डोमेस्टिक क्रूज कंपनी का आईपीओ आया, लेकिन लिस्टिंग के पहले ही दिन उसके शेयर्स लगभग 16% डिस्काउंट पर लिस्ट हुए, तो शायद आपको लगे कि कंपनी में जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। ये वही कंपनी है जिसने इंडिया में क्रूज वैकेशंस को सिर्फ लग्जरी ड्रीम से निकालकर मिडिल क्लास फैमिलीज की कन्वर्सेशंस का हिस्सा बना दिया। हर साल हजारों लोग इसके शिप्स पर वैकेशन एंजॉय करते हैं। कंपनी अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर मानी जाती है और इंडिया का क्रूज टूरिज्म अभी भी सिर्फ अपनी जर्नी की शुरुआत पर है। तो फिर इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ को द ठंडा रिस्पॉन्स क्यों दिया? क्या मार्केट को कंपनी के फ्यूचर पर डाउट था, या फिर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसे लोग समझ ही नहीं पाए? ये सिर्फ एक आईपीओ की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे बिजनेस की कहानी है जो बाहर से देखने पर ग्लैमरस लगता है, लेकिन अंदर से बिलियंस ऑफ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। और इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कॉर्डेला क्रूजेस एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकती है, या फिर ये सिर्फ समुंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक रिस्की बिजनेस मॉडल है। एक वक्त था जब इंडिया में क्रूज वैकेशन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ फॉरेन क्रूज कंपनीज आती थी। इंडिया के पास 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, फिर भी क्रूज टूरिज्म का मार्केट बहुत छोटा था। हर साल लाखों इंडियंस फॉरेन डेस्टिनेशन पर वैकेशंस के लिए जाते थे, लेकिन क्रूज एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों तक सीमित था। यहीं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी थी। आइडिया काफी सिंपल था। अगर इंडियंस लग्जरी होटल्स में स्टे कर सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले सकते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तो क्रूज हॉलीडे इंडिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इस आइडिया को रियलिटी में बदलना बिल्कुल आसान नहीं था। क्रूज बिजनेस किसी होटल या रेस्टोरेंट की तरह नहीं चलता। एक क्रूज शिप को एक्वायर या लीज पर लेना ही हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का डिसीजन होता है। उसके बाद फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, पोर्ट चार्जेस, क्रू सैलरीज, फूड, एंटरटेनमेंट और इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जैसे खर्चे हर दिन कंपनी के सामने खड़े रहते हैं। इसी चैलेंज के बीच वाटरवेज लेजर टूरिज्म लिमिटेड ने कॉर्डेलिया क्रूजेस को लॉन्च किया। कंपनी का विजन सिर्फ क्रूज सर्विस देना नहीं था, उसका विजन था इंडियंस के लिए एक ऐसा हॉलिडे एक्सपीरियंस क्रिएट करना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, लेकिन उसमें इंडियन कल्चर की वार्मथ भी हो। इसलिए शिप्स पर इंडियन कुजीन रखी गई, बॉलीवुड स्टाइल एंटरटेनमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए और पूरा एक्सपीरियंस को इंडियन फैमिली के हिसाब से डिजाइन किया गया। यही स्ट्रेटेजी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। जब पैसेंजर्स क्रूज से वापस लौटते तो वो सिर्फ समुंदर के खूबसूरत व्यूज की बात नहीं करते थे, वो पूरे एक्सपीरियंस की बात करते थे। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ही सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल होता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी सिर्फ क्रूज टिकट्स बेचकर पैसा कमाती है, तो आप सिर्फ आधी स्टोरी देख रहे हैं। क्रूज इंडस्ट्री का असली बिजनेस तब शुरू होता है जब पैसेंजर शिप पर कदम रखता है। एक क्रूज शिप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं होता, ये एक फ्लोटिंग लग्जरी सिटी होती है। प्रीमियम कैबिन्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, बेवरेजेस, स्पा, शॉपिंग, कैसीनो, वाईफाई, फोटोग्राफी, स्टोर, एक्सर्शंस, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी पैकेजेस और कॉर्पोरेट इवेंट्स, इन सब से कंपनी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करती है। कई बार टिकट से ज़्यादा प्रॉफिट ऑन बोर्ड स्पेंडिंग से आता है। इसी वजह से क्रूज कंपनी सिर्फ ट्रैवल बिजनेस में नहीं, बल्कि हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट और लग्जरी एक्सपीरियंस बिजनेस में भी होती है। लेकिन जितनी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। सोचिए, अगर किसी होटल के कुछ रूम्स खाली रह जाएं, तो होटल फिर भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अगर एक क्रूज शिप आधी ऑक्यूपेंसी के साथ सेल करे, तो फ्यूल लगभग उतना ही लगेगा, क्रू उतना ही रहेगा, मेंटेनेंस उतनी ही होगी और पोर्ट चार्जेस भी उतने ही देना पड़ेंगे। मतलब ऑक्यूपेंसी में छोटी सी गिरावट भी प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर डाल सकती है। इसीलिए क्रूज बिजनेस में सिर्फ पैसेंजर्स लाना काफी नहीं होता, हर वॉयज को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना पड़ता है।
धीरे धीरे कॉर्डेला क्रूजेस ने अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू की। डोमेस्टिक रूट्स एक्सपेंड हुए, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस ऐड हुई और कंपनी ने अपने आप को इंडिया के लीडिंग डोमेस्टिक क्रूज ऑपरेटर के रूप में स्टैब्लिश करना शुरू किया। लैक्स ऑफ पैसेंजर्स ने पहली बार अपनी लाइफ का क्रूज एक्सपीरियंस इसी ब्रांड के साथ लिया। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और फिर मैनेजमेंट ने एक और बड़ा डिसीजन लिया, पब्लिक मार्केट में एंट्री। पब्लिक मार्केट में आना सिर्फ पैसा रेस करना नहीं होता, ये पूरी दुनिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखना जैसा होता है। अब इन्वेस्टर्स कंपनी के सामने सपने नहीं बल्कि उसके नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट सस्टेनेबल है या नहीं, कैश फ्लो स्ट्रांग है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी का फ्यूचर उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। जून 2026 में वाटरवेज लेजर टूरिज्म लिमिटेड ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। कंपनी लगभग 585 करोड़ रेस करने का प्लान बनाया। प्राइस 769 से 808 रुपीस पर शेयर रखा गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पूरी तरह फ्रेश इशू था। इसका मतलब प्रमोटर्स अपना शेयर्स बेचकर एग्जिट नहीं कर रहे थे। रेस किया गया पैसा नए क्रूज शिप्स के लीज डिपॉजिट, एडवांस रेंटल्स और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाना था। पहली नज़र में ये स्टोरी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। इंडिया का क्रूज मार्केट अभी भी अपनी इनिशियल स्टेज में था। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी, टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और कंपनी अपने सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी थी। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ अच्छी कहानियों पर पैसा नहीं लगाता। स्टॉक मार्केट नंबर्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर पैसा लगाता है। मार्केट का सबसे बड़ा सवाल था, क्या कंपनी फ्यूचर में इतनी तेजी से ग्रो कर सक जाएगी कि आज का वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सके। आईपीओ के दौरान रिटेल इन्वेस्टर्स ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उतने एग्रेसिव नजर नहीं आए। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी किसी बड़े एक्साइटमेंट का सिग्नल नहीं दे रहा था। मार्केट शायद कंपनी के बिजनेस को पसंद कर रही थी, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर कॉशियस थी। और फिर आया लिस्टिंग डे। कई इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि शेयर्स प्रीमियम पर लिस्ट होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। स्टॉक इशू प्राइस से लगभग 16% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। कुछ दिन में सेंटीमेंट बदल गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या आईपीओ ओवरवैल्यूड था? क्या मार्केट को कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा नहीं था? लेकिन असली जवाब इतना सिंपल नहीं था। स्टॉक मार्केट और बिजनेस दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते। कभी कभी एक बहुत अच्छा बिजनेस भी शॉर्ट टर्म में वीक इन्वेस्टमेंट बन सकता है, और कभी कभी एवरेज बिजनेस भी मार्केट सेंटिमेंट की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकता है। इसीलिए किसी भी कंपनी को समझने के लिए शेयर प्राइस से पहले उसका बिजनेस समझना जरूरी होता है। अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल इंजन को समझते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपना रेवेन्यू इम्प्रूव किया, पैसेंजर्स बेस बढ़ा, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी और क्रूज टूरिज्म का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे ग्रो हुआ। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हर साल एक जैसी नहीं रही। किसी साल मार्जिन स्ट्रांग रहे तो किसी साल ऑपरेटिंग कॉस्ट ने प्रॉफिट्स पर प्रेशर बना दिया, और किसी इसी वजह से क्रूज इंडस्ट्री को दुनिया के सबसे चैलेंजिंग बिजनेस में से एक माना जाता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाए, डॉलर की प्राइस बढ़ जाए, इससे कंपनी के प्रॉफिट पर सीधा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि डॉलर की प्राइस महंगी ज़्यादा होने से पोर्ट एक्सपेंस महंगा हो जाता है। पोर्ट चार्जेस बढ़ जाए, मार्जिन्स
और कम ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी भी गिर जाए, प्रॉफिटेबिलिटी तुरंत प्रेशर में आ जाती है। मतलब मैनेजमेंट को सिर्फ पैसेंजर्स अट्रैक्ट ही नहीं करने होते, हर वॉयज को प्रॉफिटेबल भी बनाना होता है। इसी चैलेंज को देखते हुए कंपनी ने एक्सपेंशन का प्लान बनाया। मैनेजमेंट का मानना था कि अगर फ्लीट बढ़ेगी तो नए डेस्टिनेशंस ऐड होंगे और रिपीट कस्टमर्स की जो संख्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी, तो स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। इसीलिए आईपीओ से रेस किया गया जो पैसा था वो डे टू डे एक्सपेंस के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया जाना था। लेकिन एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं होता, एक्सपेंशन के साथ रिस्क भी उतना ही तेजी से बढ़ता है। अगर नए शिप्स एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी अचीव ना कर पाए तो कंपनी को लॉस भी हो सकता है, और अगर टूरिस्ट डिमांड स्लो हो जाए तो भी लॉस हो सकता है। तो वही एक्सपेंशन कंपनी के कैश फ्लो पर प्रेशर भी बना सकता है। और इसी वजह से कॉर्डेला क्रूजेस का फ्यूचर सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता, उसका जो फ्यूचर है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। मोस्टली एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। एक गलत एक्सपेंशन डिसीजन सालों की मेहनत को प्रेशर में ला सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट सही टाइमिंग पर सही शिप सही रूट्स को अरेंज करे तो कस्टमर्स एक्सपीरियंस डिलीवर करने में सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इंडिया का क्रूज मार्केट अगले 10 सालों में बिल्कुल अलग दिख सकता है, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया वैसे ही क्रूज बूम देख सकता है जैसे एविएशन इंडस्ट्री ने पिछले 2 डिकेड्स में देखा था? अगर इसका जवाब हाँ है तो कॉर्डेला क्रूजेस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री पायनियर बन सकती है। लेकिन अगर डिमांड एक्सपेक्टेड स्पीड से ग्रो नहीं हुई तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के लिए चैलेंजिंग भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की। आज कॉर्डेला क्रूजेस इंडियन क्रूज टूरिज्म में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुकी है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसका सामना रॉयल कैरेबियन, एमएससी क्रूजेस, नॉर्वेजियन क्रूज लाइन और कोस्टा क्रूजेस जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं। इन कंपनीज के पास कई शिप्स, डेकेड्स का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। तो फिर कॉर्डेला का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आपके मन में भी ये क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देते हैं। इंडिया को इंडिया से बेहतर शायद ही कोई समझता है। कंपनी ने सिर्फ क्रूज नहीं के टिकट्स नहीं बेचे, उसने एक इंडियन क्रूज एक्सपीरियंस क्रिएट किया। इंडियन क्यूजीन, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और इंडियन फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन, ये सब उस कस्टमर के लिए डिज़ाइन किया गया जो पहली बार क्रूज हॉलिडे का एक्सपीरियंस लेने आ रहा था। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ब्रांड ट्रस्ट किसी भी एडवर्टाइजमेंट से पावरफुल होता है, लेकिन ट्रस्ट बनाना सबसे मुश्किल टास्क है, और उसे सालों तक मेंटेन रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। क्रूज बिजनेस में एक ऑपरेशनल इशू, एक सेफ्टी कंसर्न या एक पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस भी कंपनी की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ कुछ और बड़े रिस्क भी जुड़े हुए हैं। फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, इकोनॉमिक स्लोडाउन, करेंसी फ्लक्चुएशंस, और सबसे बड़ा चैलेंज फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। बिजनेस प्लान बनाना आसान होता है, लेकिन हर सेलिंग को प्रॉफिटेबल बनाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कंसिस्टेंटली हाई रखना और एक्सपेंशन के बाद भी क्वालिटी मेंटेन करना, वही किसी भी क्रूज कंपनी की असली
एग्ज़ाम होता है, जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है। लेकिन हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्च्युनिटी भी आती है। इंडिया में क्रूज़ टूरिज़्म की पेनिट्रेशन आज भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में बहुत कम है। हर साल करोड़ों इंडियन ट्रैवलर्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वैकेशंस पर जाते हैं। अगर उनमें से सिर्फ एक छोटा-सा हिस्सा भी, मतलब एक छोटा-सा हिस्सा क्रूज़ हॉलिडे को चूज़ करना शुरू कर दे, तो इस इंडस्ट्री का साइज़ आज से कई गुना बड़ा हो सकता है। यस, कई गुना। गवर्नमेंट भी कोस्टल टूरिज्म पर और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही है। अगर ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहा, तो पूरी क्रूज इंडस्ट्री को इसका फायदा मिल सकता है। और शायद इसीलिए कॉर्डेला क्रूजेस की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ शिप्स की कहानी नहीं है, ये एक विजन की कहानी है। एक ऐसे मार्केट में बिजनेस खड़ा करना की कहानी जहाँ डिमांड पहले क्रिएट करनी पड़ती है, फिर इनकम स्टार्ट होती है। और इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन शायद आईपीओ या क्रूज इंडस्ट्री भी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा लेसन ये है कि एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही चीज नहीं होते। एक कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, या एग्जीक्यूशन वीक हो तब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलना मुश्किल हो सकता है। और कभी-कभी वही कंपनीज जिन्हें मार्केट शुरुआत में अंडर एस्टिमेट कर देता है, व वही लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएटर बन जाती हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम से किसी भी आईपीओ के बारे में सुने, तो उसकी प्राइस पर मत जाना, शेयर की प्राइस पर मत जाना, शेयर ने कैसा परफॉर्म किया, कितने लोगों ने अप्लाई किया। आप ये देखिएगा कि है ना, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, यानी कंपनी पैसा कैसे कमाती है, और उसके लिए सबसे बड़े रिस्क क्या है, और क्या उसका फ्यूचर आज उसके आज के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे महंगी गलती होती है किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, बिजनेस को समझे बिना सिर्फ कहानी खरीद लेना। और शायद इसी एक लाइन में कॉर्डेला क्रूजेस की पूरी कहानी छुपी है। समुंदर की लहरों पर शिप चलाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है इन्वेस्टर्स का भरोसा सालों तक बनाए रखना। अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।